हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग शेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, और आपका एग्जाम 28 फेब को लगा हुआ है। तो आपको ये सारे पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए, ठीक है। शेयर्स चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैं आपको इन सारी चीज़ों का एक बार रिकॉल करवाऊंगा। आपको रिवीजन यहाँ पे मिलेगा पूरा अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब हम चैप्टर 7 का रिवीजन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, शेयर्स। शेयर्स मतलब इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया भाई इशू ऑफ शेयर्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि शेयर्स क्या होते हैं। तो कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा पार्ट जो भी है उसको हम शेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगाने के बाद बन के तैयार हुई है, तो इस 10 लाख रुपए की पूरी ओनरशिप कितनी होगी, 100%। ऑब्वियस सी बात है, और 100% ओनरशिप एक ही इंसान के पास होगी जिसने इस कंपनी को बनाया है। बट अगर वो चाहे तो अपनी ओनरशिप किसी को शेयर भी कर सकता है, बेच भी सकता है। तो वो इसमें से कुछ क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़ की ओनरशिप मतलब 50%, वो क्या करेगा, सेल कर देगा। किसको सेल कर देगा, तो एक इंसान को भी सेल कर सकता है और कई सारे लोगों को भी सेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान को सेल किया तो एक इंसान पूरा 5 लाख रुपए इसको प्रोवाइड करेगा, और वो अकेले 50% का वो भी ओनर का मतलब ओनरशिप यहाँ पे ले लेगा। बट क्या होता है, 5 लाख रुपीज एक इंसान से लेने के बदले कंपनी यहाँ क्या करती है, कंपनी इस 5 लाख रुपीज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है। और वो छोटे छोटे पार्ट्स कितने होते हैं, जैसे मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए का, तो कंपनी कहेगी 5 लाख शेयर है, 5 लाख रुपए हमें रेज करने हैं, एक शेयर 100 का होगा तो उसको डिवाइड कर देंगे, और हमारा आंसर आएगा 5000 शेयर कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, इशू कर देगी। यही जो 5000 शेयर इशू करके कंपनी सबसे 100 रुपए लेगी और पूरा 5 लाख रुपीज इकट्ठा करेगी, इसी को बोलते हैं शेयर्स को इशू करना और उससे पैसा रेज करना, ठीक है। आई होप, क्योंकि ये चैप्टर का रिवीजन है तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाने वाला यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आई होप ये पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब भी हम इस तरीके से शेयर रेज करते हैं तो उसमें हमारा कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे उसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, इशूड शेयर कैपिटल होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होती है, कॉल्ड अप होती है, और पेड अप मनी भी होता है। ध्यान रखिएगा, वैसे तो यही 3 कैपिटल होती हैं। ये सब पेड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है ये हमारी कॉल्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम समझेंगे अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल। चलिए ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, तो यहाँ पे ये समझिएगा, इसको बोलते हैं अपर कैप। अपर कैप, अपर कैप का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल इनकी कंपनी है 10 लाख रुपए थे, इन्होंने ये सब किया, बट कंपनी फॉर्म करते समय इन्होंने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल में, ऑथराइज शेयर कैपिटल के कॉलम में लिख दिया कि हम अपनी पूरी लाइफ में 1 CR से ज्यादा कभी भी पैसा रेज नहीं करेंगे। 1 CR से ज्यादा, देखिए ये पैसा रेज करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं, बट ये लिखना होता है, ठीक है। तो पहले से ही मेंशन कर देंगे 1 CR से ज्यादा हम पैसा रेज नहीं कर सकते हैं। इससे ऊपर बिल्कुल नहीं, इससे नीचे बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इससे नीचे हम आराम से कर सकते हैं। मतलब 1 CR देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया, तो हमने 5 लाख तो रेज कर ही लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इससे ऊपर नहीं जा सकते, बट इसके नीचे हम जितना चाहें उतना पैसा रेज कर सकते हैं। तो अभी हमें कंपनी की इनिशियल स्टेटस है, 5 लाख रुपीस की जरूरत थी, हमने 5 लाख के लिए 50% ओनरशिप सेल कर दी है। आगे धीरे धीरे कंपनी बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो हम 50% ओनरशिप में से भी कुछ अगर चाहें तो सेल कर सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसीलिए ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, अपर कैप, जिससे ज्यादा कभी भी कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में पैसा रेज नहीं कर सकती है। दूसरा क्या है, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं, ये वो पैसा होता है जो हम मंगाना चाहते हैं, हम रेज करना चाहते हैं पब्लिक से या किसी भी प्राइवेट वेंचर से। अब ये इशूड कैपिटल का मतलब क्या है, इशूड कैपिटल का मतलब है यहाँ पे हमारा 5 लाख रुपीस, मतलब हम कितने की कैपिटल इशू करना चाह रहे हैं, इशू करना चाह रहे हैं मतलब उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके सेल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5 लाख रुपीस की इशू करना चाह रहे हैं शेयर्स, 5 लाख रुपीस के। और अगर हम पूछे कि कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, तो 5000 शेयर्स। तो इशूड कैपिटल इसी को बोलते हैं। 5 लाख रुपीस हमारा यहाँ पे क्या है, इशूड कैपिटल। अब उसके बाद मान लेते हैं हमने जैसे ही 5 लाख रुपीस को 5000 शेयर्स में कन्वर्ट किया और हम उसको सेल करने के लिए मार्केट में गए। मार्केट में लोगों ने हमारे शेयर जो हैं 5000 हमने इशू कर रहे थे, उसमें से सिर्फ कितने के लिए लोगों ने कह सकते हैं पैसे दिए, लोगों ने कहा भाई 4000 शेयर तो सब लोगों ने मिलकर खरीद लिए हैं, बाकी 1000 कोई और नहीं खरीद रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हमारी इशूड कैपिटल कितनी है, 5000 शेयर्स या 5 लाख रुपीस के शेयर्स, बट उसमें हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो है 4 लाख रुपीस या 4000 शेयर्स। हम यहाँ पे दोनों की बात करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन आया है, मतलब लोगों ने अप्लाई किया है कि भाई हाँ 4000 शेयर्स तो हम लोग खरीद लेंगे, बाकी बचे हुए 1000 जो हैं उनको हम नहीं खरीदेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल इसी को बोलते हैं जो लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे दी है, ठीक। सब्सक्राइब में ध्यान रखिएगा, एक फुल्ली पेड अप होती है कि पार्टली पेड अप होती है। अब सब्सक्राइब में फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप क्या है, देखिए सब्सक्राइब कैपिटल मान लेते हैं 4 लोग हैं,
चारों ने यहाँ पे 4000 शेयर्स खरीदे हैं, 4000 शेयर्स 4 लाख रुपए के लिए। किसी ने 4 लाख रुपये, मतलब सबने मान लेते हैं 1000 शेयर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में, 1000 एक ने लिए, 1000 एक ने लिए, 1000 एक ने लिए और 1000 एक ने लिए। ठीक भाई, 3 लोगों ने तो अपना सारा पैसा दे दिया है। जो लोग सारा पैसा दे देंगे, मतलब 3000 शेयर्स पे पूरा पैसा आ गया, उसको हम डालेंगे फुल्ली पेड अप शेयर्स में। बट जो 1000 शेयर्स जिसके पास थे, उसके पास कोई मजबूरी आ गई तो उसने अभी पूरा पैसा नहीं दिया। पूरा पैसा कितना भाई, उसने 1000 शेयर्स लिए थे, उसको 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 रुपीज़, मतलब उसको 10,000 रुपये, सॉरी 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, उसको 1 लाख रुपए देने थे। मान लेते हैं उसके बाद पैसे नहीं आए, उसने कहा सर हम अभी 1 लाख रुपए पूरे नहीं दे पाएंगे, 1000 शेयर्स हमने लिए हैं तो हम इस शेयर पे आपको पर शेयर 60 रुपीज़ दे देंगे, 40 रुपीज़ अभी हमारे बकाया रहेंगे, वो हम अभी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हम वो बाद में दे देंगे। तो ऐसे शेयर्स को बोलते हैं पार्टली पेड अप शेयर्स। आई होप ये पोर्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद कॉल्ड अप क्या है और पेड अप क्या है, ये मैंने आपको अभी समझाया। उसी को कॉल्ड अप और पेड अप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने कहा 5000 शेयर हमें इशू करने थे, 4000 के लिए एप्लीकेशन है। मैंने कहा ठीक है, बट पैसे हम कैसे मंगाएंगे, तो हम कहेंगे एप्लीकेशन करते समय आप लोग हमें 3 रुपये दे दीजिए, सॉरी 30 रुपये दे दीजिए। अलॉटमेंट करते समय आप लोग हमें 20 रुपये दे दीजिए। फर्स्ट कॉल करेंगे जब हम, तो आप लोग हमें, ठीक है, फर्स्ट कॉल करेंगे जब हम, फर्स्ट कॉल जब हम करेंगे तो आप लोग हमें 30 रुपये दे दीजिए, और फाइनल कॉल जब हम करेंगे, ठीक है, तो आप हमें 20 रुपये। तो इस तरीके से हमने कहा कि हमें टुकड़ों में पैसा चाहिए, हम एक साथ 100 रुपये नहीं मंगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब इस तरीके से कॉल हमने मंगाई है और हमने यहाँ पे अभी तक जो ये सारे पैसे हमने कॉल्ड अप कितने किए, कॉल्ड अप का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप का मतलब है हमने सबसे कहा कि अभी हम फाइनल कॉल तो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक पैसे मंगाए, तो यहाँ तक जब हमने पैसे मंगाए अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट कॉल ही करी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कॉल करने के बाद हमने रुक गए हैं और अब हमने देखा कि हमने टोटल कितने पैसे मंगाए। तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे 80 रुपीज़ टोटल हमने मंगाए हैं, है ना, कॉल करिए। तो इसका मतलब हमारी कॉल्ड अप कितनी हो गई, 80 रुपीज़ पर शेयर। 80 रुपीज़ पर शेयर ये हमारी कॉल्ड अप है, पर शेयर ध्यान रखिएगा, ये पर शेयर है। हम इसको 4000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हमसे कोई पूछेगा कि कितने एक्चुअल में आपने कॉल्ड अप मनी कितना है आपका, तो हम कहेंगे 80 मल्टीप्लाई 4000, 8 4 32, 3,20,000 हमने मंगाए हैं। हम यहाँ पे ऐसे बोल देंगे। अब यहाँ पे पेड अप कैसे होगा, तो मान लीजिए ये सब हमने पैसे मंगाए थे। ठीक है, इन 4000 वालों में मैंने आपसे बताया किसी के पास 1000 शेयर थे और उसने हमें क्या किया, सिर्फ कितने दिए, मान लेते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दिया, उसने 50 रुपये दे दिए, बाकी के बचे हुए 30 रुपये उसने अभी नहीं दिए हैं। ठीक है, उसने भाई ये पैसे अभी नहीं दिए हैं, उसने जो फर्स्ट कॉल हमने मंगाई थी उसमें उसने पैसा दिया ही नहीं, 30 रुपये पर शेयर उसने नहीं दिया। हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, तो वो हम कहेंगे 3000 शेयर है जिन्होंने 80 रुपये पूरे दे दिए। ठीक है, वो हमने फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कॉल्ड अप में हम कहेंगे कि हमने 80 रुपये कॉल्ड किए, पेड अप में हम कहेंगे हमारा पेड अप जो है वो टोटल जो है वो 50 रुपीज़ का पेड अप है। ठीक है, यहाँ पे 4000 शेयर्स पे हम मान लेते हैं कि सबने क्या किया है, सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिए, हमने कॉल किया था, किसी ने दिया ही नहीं, 4000 का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 50 रुपीज़ ही सिर्फ और सिर्फ पे हुए, तो हम यहाँ पे कहेंगे पेड अप कितना है, 50 रुपीज़ ही पेड अप है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये पोर्शन होने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हमारा जो आता है वो है जर्नल एंट्रीज। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसमें हमारी जर्नल एंट्रीज आती हैं। सबसे पहले हमारी अलॉटमेंट की एंट्री आएगी। ठीक है, हम लोग हमेशा पैसा मंगाते कैसे हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन आती है, फिर अलॉटमेंट आता है, ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल आती है, फिर फाइनल कॉल आती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कॉल हम लोग कितनी भी मंगा सकते हैं, हम फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, लेकिन लास्ट वाली कॉल कौन सी होगी, फाइनल ही बोलेंगे उसको। इस तरीके से हम पैसा मंगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन के लिए हमारी जो एंट्री होती है वही हमें क्वेश्चंस में करनी होती है। एंट्रीज का ही यहाँ पे पूरा खेल होता है इशू ऑफ शेयर्स में। तो हमारी एंट्री क्या होती है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री एप्लीकेशन के लिए जब हम करेंगे तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारी रिसीविंग एंट्री होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन में रिसीविंग एंट्री पहले होती है, और फिर ड्यू एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा इसके बाद जितनी भी एंट्री होंगी, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो या फाइनल कॉल की हो, वो सारी एंट्री ये जैसे हुई है इसकी रिवर्स होंगी, मतलब पहले ड्यू वाली होगी फिर रिसीविंग वाली होगी। इसीलिए अलॉटमेंट की सबसे पहली एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट, ये रिसीविंग एंट्री है, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही ड्यू एंट्री पहले, रिसीविंग एंट्री बाद में। यहाँ इसके बाद हमारा केस आता है प्रीमियम और डिस्काउंट का। आपने शेयर्स प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी इशू किए जाते हैं, वो कैसे हम समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा शेयर्स
प्रीमियम और डिस्काउंट पे कैसे इशू किए जाते हैं? तो पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे कंफर्म कर दूं कि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन देखने को मिले तो हमेशा ये आप लिख के आइएगा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कैन नॉट बी इशूड ऑन डिस्काउंट। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहेगी कि यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है, ठीक है, तो वो उनको मार्केट से सस्ते रेट पे या कम प्राइस पे ही इशू करती है, तो इनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अदरवाइज शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते हैं, ठीक। दूसरा, प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम क्या होता है, ठीक है, तो समझिए, जैसे कंपनी बहुत अच्छी है और उसने 100 रुपए का एक शेयर अपना इशू करा, ठीक है, लेकिन उसने देखा कि डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि सबको हम शेयर्स नहीं दे सकते, तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या है कि एक शेयर अगर 100 रुपए का है तो कंपनी कहती है हम 100 नहीं मांगेंगे, इस 100 रुपए के लिए आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे, तो 20 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। ये प्रीमियम भी आपको अपनी एंट्रीज में शो करना पड़ता है। बस इसको करना क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी ड्यू की एंट्री के साथ जाएगा, पहली चीज, ठीक, और ड्यू की एंट्री में ये क्रेडिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है। प्रीमियम, ये प्रीमियम की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ड्यू की एंट्री में जाएगा और क्रेडिट साइड इसको हम शो करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, वो क्या है? कॉल्स इन एरियर, ठीक है, और कॉल्स इन एडवांस, ठीक। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, पढ़ाई की है, तो आपको सारी चीज़ें अब धीरे धीरे रिकॉल हो रही होंगी। कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? तो कॉल्स इन एरियर में हम सबसे पहले देख लेंगे। देखिए क्या होता है कि हमने, मान लीजिए हमने सबसे कॉल मंगाई, हमारे 5000 शेयर्स हमने इशू करे, मान लेते हैं 5000 शेयर्स इशू करें हमने, और हमने सबसे पैसा मंगाया, कैसे? तो हमने कहा देखिए पैसा कैसे आएगा, तो एप्लीकेशन पे, हाँ 20 रुपये, अलॉटमेंट पे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 40 रुपये और फाइनल कॉल पे 10 रुपये। इस तरीके से 100 रुपये की कॉल हमने यहाँ पे मंगाई थी। अब हुआ क्या कि एक इंसान था जिसके पास 500 शेयर थे, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी दे दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, ठीक, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? 500 शेयर्स पे 40 रुपये में नहीं मिले, 500 शेयर्स पे 40 रुपये नहीं मिले, तो कितने रुपए टोटल नहीं मिले हैं? तो 20,000 रुपये नहीं मिले हैं भाई फर्स्ट कॉल पे। बाकी सारे शेयर से पैसा आ गया, बट ये 500 शेयर एक इंसान के पास थे जिसने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो 500 शेयर जिसके पास थे वो वाले पैसे हमारे कॉल सिनेरियर में जाएंगे। एग्जांपल के लिए चलिए एक एंट्री कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि कॉल सिनेरियर की एंट्री कहाँ जाती है। जैसा कि मैंने प्रीमियम के लिए आपको बताया, वो ड्यू की एंट्री में जाएगा और क्रेडिट साइड जाएगा। जो भी कॉल सिनेरियर है एडवांस है, ये जब हम स्टार्टिंग में इनकी पोस्टिंग करेंगे, ठीक, जब ये हो रहे हैं कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर हो रहे हैं, तो कॉल्स इन एरियर जो है वो डेबिट साइड जाता है रिसीविंग की एंट्री में। रिसीविंग की एंट्री में ध्यान रखिएगा। तो रिसीविंग की एंट्री कैसे होगी? तो फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं हम पहले, है ना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक। अब हम अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो 5000 शेयर्स थे, ठीक। फर्स्ट कॉल की एंट्री कितनी थी? 40, तो यहाँ पे 5 × 40 तो 2 लाख रुपीज़ आने थे हमें, 2 लाख, ठीक। नीचे हम जब एंट्री करेंगे रिसीविंग की, तो हम यहाँ करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ एंट्री हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट कॉल में तो 5 लाख हम पूरा लिखेंगे, सॉरी 2 लाख पूरा लिखेंगे क्योंकि 2 लाख रुपीज़ ही हमें आने थे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल सिनेरियर में 20,000 रुपये डालेंगे जो नहीं आए, और बैंक में 1,80,000 रुपीज़ डालेंगे क्योंकि रिसीव में एक्चुअल इतने ही पैसे हुए, क्योंकि बाकी 20,000 रुपये तो आए नहीं, पूरे हमें भी 2 लाख रुपये रिसीव होने चाहिए थे, बट 20,000 रुपये तो आए नहीं है। एक इंसान था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल मनी हमें दिया ही नहीं है। तो जब उसने दिया नहीं है तो हमने शो भी नहीं किया हुआ है, ठीक है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कॉल इन एरियर कहाँ जाती है? रिसीविंग की एंट्री में, किसी भी उसमें आ सकती है, किसी भी हमारी एंट्रीज में आ सकती है, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो या फाइनल कॉल की हो, वो हमेशा रिसीविंग एंट्री में जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। हाँ, अगर वो कॉल सिनेरियर का पैसा अगली किसी कॉल में वापस से हमें मिल रहा है, जो ऊपर कॉल सिनेरियर हो गई थी उसका पैसा किसी ने बाद में दे दिया है, तो हम वहाँ पे जिस एंट्री में वो पैसा मिल रहा होगा, जिस एंट्री के साथ, हम वहाँ पे इसको वापस से क्रेडिट कर देंगे, बस रिवर्स कर देंगे। सिंपल सी बात है, पैसा नहीं आया तो हमने डेबिट कर दिया, पैसा आ गया तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का एक खेल और है, वो भी आप समझ लीजिए। तो कॉल्स इन एरियर मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक।
तो यहाँ पे अमाउंट 2 लाख ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप वो पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, तो देखिए ये भी रिसीविंग एंट्री में ही जाएगा, बट जाएगा कहाँ, क्रेडिट साइड में, टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक। अब इसमें कैसे होगा, मान लेते हैं यही एक 500 शेयर होल्डर था, उसने क्या किया, फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। फाइनल कॉल पे देना था उसको पैसा, बट उसने फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 500 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल का पैसा एक्स्ट्रा उसने दिया ना, तो फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है, 10 रुपये। हम कहेंगे उसने कितने यहाँ 10,000 रुपये उसने क्या किए, फाइनल कॉल पे उससे हमने मंगाया था, बट उसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही दे दिया। तो फर्स्ट कॉल में हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस में 10,000 रुपये यहाँ शो करेंगे, ठीक। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे 2,10,000 रुपये दिखाएंगे, 2.10 लाख, ठीक है। तो 10,000 रुपये हम यहाँ पे भी शो करेंगे। और फिर सिंपल सा, जैसे ही हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, तो हमने कॉल्स इन एडवांस जब एडवांस में दे दिया था तो हमने क्रेडिट कर दिया था। अब जब वो एडवांस ड्यू हो जाएगा, मतलब जब हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, तो हम यही रिसीविंग एंट्री में ही, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग एंट्री में ही इसको डेबिट साइड शो कर देंगे। आई होप कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आपको दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट की तरफ। ध्यान रखिएगा प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है। केस है यहाँ पे 3 केसेस हैं। पहला केस है कि हमने मान लेते हैं, देखिए क्या होता है कि हमने जितना इशू करा सारा सब्सक्राइब हो गया, इशू करा सब्सक्राइब हुआ, ठीक है। केस 1 इशू 10,000 सब्सक्राइब भी 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करेंगे, जितना इशू करा उतना 10,000 से सारी एंट्रीज हो जाएंगी मल्टीप्लाई करके। दूसरा केस 2, इसको बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे होता है, हमने इशू करा 10,000, बस सब्सक्राइब हो गया 12,000। हमने कहा हम सभी को देंगे, सब मतलब 2,000 शेयर जो एक्स्ट्रा मांगने के लिए लोगों ने पैसा दिया है, हम उनको भी 10,000 शेयर्स में ही एडजस्ट करेंगे, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी का पैसा वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पोर्शन कैसे बनेगा कि 12,000 वालों को हम 10,000 शेयर देंगे। अगर हम रेशियो निकाल लें तो 12 शेयर जिसने मांगे होंगे हम उसको 10 शेयर देंगे, और सही से निकालें तो 6 शेयर जिसने मांगे होंगे हम उसको 5 शेयर देंगे। ये है हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक। केस नंबर आता है 3, उसमें क्या होता है कि 10,000 हमने शेयर्स मांगे और मान लेते हैं सब्सक्राइब हो गए 13,000। केस 3 यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। हम कहते हैं देखिए 12,000 वालों को तो हम दे देंगे भाई 10,000 शेयर्स, या कह लो 12 शेयर मांगने वालों को हम 10 शेयर देंगे, लेकिन बचे हुए, क्योंकि देखो 12,000 वालों को 13,000 के लिए एप्लीकेशन आई और हमने बोला 12,000 वालों को, ठीक, हम 10,000 शेयर देंगे। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। 12,000 वालों को हम 10,000 शेयर देंगे, तो 12,000 के तो हिसाब हो गया, 10 शेयर दे देंगे। 1,000 जो बचे हुए लोग हैं हम उनको पैसा रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट का मतलब होता है हम वापस कर देंगे उनका पैसा, इनको कोई भी शेयर्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक। प्रो राटा अलॉटमेंट के बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट आपको कभी कभी एक ही क्वेश्चन में ये तीनों केसेस देखने को मिल जाएंगे कि उसमें रिजेक्शन भी हो रहा है, उसमें प्रो राटा अलॉटमेंट भी हो रही है, ठीक है, और उसमें फुल अलॉटमेंट भी हो रही है, ठीक है। फुल अलॉटमेंट का तो कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रो राटा अलॉटमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ध्यान रखिएगा प्रो राटा इसी तरीके से आपको निकालना रहता है कि हम कितने शेयर्स को, होल्डर्स को कितने शेयर दे रहे हैं। जितने उन्होंने मान लीजिए 6 शेयर मांगे थे, हमने उनको 5 शेयर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं बहुत सारे, कि किसी ने अगर 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो हम 6 वालों को 5 दे रहे हैं, तो 10,000 शेयर को डिवाइड करिए 6 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 से, ठीक है। तो इस तरीके से 6 मांगने वालों को हमने 5 दिए, तो 10,000 मांगने वालों को हम कितने देंगे, तो हमने यहाँ पे इसको निकाल लेंगे हम अपना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरीके से प्रो राटा आपका होता है। आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा फॉरफीचर है और री इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा फॉरफीचर और री इशू ऑफ शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। फॉरफीचर का क्या मतलब होता है, तो देखिए अगर कोई शेयर होल्डर मान लेते हैं 500 शेयर्स थे उसके पास, ठीक है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, ठीक है, उसने ये दे दिया ये दे दिया, ठीक, ये नहीं दिया ये नहीं दिया। अब ऐसे शेयर होल्डर्स के शेयर्स, और उसने ये भी कहा कि हम ये नहीं, ये जो दोनों नहीं दिए हैं, उसके बाद उसने ये कह दिया कि हम इस हालत में है भी नहीं कि हम ये बाद में फ्यूचर कॉल में दे सके आपको पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉल मान भी लेते हैं कि 30 रुपये की ये है, 20 रुपये की ये है, 10 रुपये की ये है और 40 रुपये की ये है, ठीक। तो ये दोनों कॉल उसने नहीं दी, वो कॉल इन्होंने दी। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे कॉल इन एरियर आएगा, ठीक है। 10 रुपये यहाँ नहीं मिले, 40 रुपये यहाँ नहीं मिले। ऐसे शेयर्स को उन्होंने बताया कि भाई बाद में हमें क्या कि ये पैसा हम कभी दे भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे शेयर्स को हम क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। जब्त कर लेने का मतलब होता है कंपनी ऐसे शेयर्स को खुद जब्त कर लेती है और उनसे कहती है जितना पैसा आपने दिया था वो पैसा भी हमारा हुआ और हम आपको अब ये शेयर्स नहीं देंगे,
ठीक है। तो ऐसे केस में होता क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। 2 में जितनी कॉल सिनेरियो है उनका नाम आएगा, फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, और जितने शेयर्स पे पैसा जो इन शेयर्स पे पैसा आ गया है, क्योंकि वही जब्त करेंगे हम, और कुछ तो जब्त कर नहीं सकते हैं, तो जितना इस शेयर्स पे पैसा आ गया वो फॉरफीचर में डाल देंगे। और शेयर कैपिटल में क्या जाएगा, जितना हमने कॉल्ड अप मनी किया है, ठीक है। तुमने सारा ही पैसा मंगा लिया, 100 रुपये है, तो हम कहेंगे 500 गुणे 100, तो हमें टोटल इस पर कितने रुपये रिसीव होने चाहिए थे, तो हम कहेंगे भाई 50,000 रुपये रिसीव होने चाहिए थे। फर्स्ट कॉल में 10 रुपये मिले नहीं है, तो 500 गुणे 10 कितना नहीं मिला, 5,000 शेयर, मतलब 5,000 रुपये तो इस पर नहीं मिला। 500 गुणे 40, तो हम कहेंगे भाई 20,000 रुपये तो यहाँ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है, इतना नहीं मिला तो कितना मिल गया, हमने कहा 30, 20, 50, 50 रुपये मिल गया, तो 500 गुणे 50 जितना मिल गया वो यहाँ लिख दो फॉरफीचर में, ठीक है। आई होप ये पोर्शन आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। ये है आपकी फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद री इशू भी करते हैं। तो मान लेते हैं उन्होंने कहा कि यही 500 शेयर हम री इशू कर रहे हैं। री इशू कितने रुपए पे, तो मान लेते हैं उन्होंने बताया कि भाई री इशू हम कर रहे हैं 8 रुपये पर शेयर, और वो पूरे ही शेयर री इशू कर दे रहे हैं। तो 500 रुपये वो पूरे शेयर री इशू कर दे रहे हैं, 8 रुपये पे कर रहे हैं। तो हम इसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे हम 8 रुपये पे, जब हम इसको 8 रुपये पे री इशू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 8 को बैंक में कितना पैसा जाएगा, 500 गुणे 8, ठीक है, 8 5 40, तो 40,000 रुपीज़ यहाँ पे, सॉरी 40,000 नहीं, 8 नहीं है, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 8 नहीं, हमें 80 रुपये लेने पड़ेंगे, ठीक है। 80 रुपये हमने यहाँ पे लिए, तो 40,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे रिसीव हो गए। इस पर हमने इसको री इशू कर दिया है। अब टोटल शेयर, एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का एक शेयर था, हमने उसको री इशू करा है 80 रुपये पर शेयर पे, ठीक। कितने का डिस्काउंट दिया हमने, जब री इशू करा तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 20 रुपये का। भाई 100 का शेयर था, 80 का री इशू कर दिया, तो 20 रुपये का ही तो डिस्काउंट दिया। जो डिस्काउंट दिया वो फॉरफीचर में डालिए, 500 गुणे 20, तो 5 दिन 10, 10,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक। 2 शेयर कैपिटल में चला जाएगा 50,000 कि भाई 50,000 हमने पूरा री इशू कर दिया है। अब ऐसे शेयर्स को जब ये दो काम हो जाएंगे तो हम यहाँ पे भेजेंगे कैपिटल रिजर्व में पैसा, रिजर्व ट्रांसफ़र। इसमें कैसे ट्रांसफ़र होगा, तो हम कहेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो इसका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक। इसमें कैसे अमाउंट जाती है, तो यहाँ का फॉरफीचर अमाउंट उठाइए और यहाँ का फॉरफीचर अमाउंट उठाइए, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, 15,000 आपका डिफरेंस हो जाएगा। असल में कैपिटल रिजर्व में वो पैसा भेजते हैं हम जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल समझिए 500 शेयर हमें मंगाने, 500 शेयर पे हमें टोटल कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 100 रुपये मिलने चाहिए, तो मतलब टोटल 50,000 रुपये आना चाहिए था। हमने 50,000 रुपये तो आया नहीं, इस पर कितने रुपए इसमें आ गए थे, तो हमने कहा 25,000 रुपये आ गए थे। जब इसको हमने फॉरफीचर किया था तो इसमें 25,000 रुपये आ गए थे। हमने कहा ठीक है, हमने कहा बाकी पैसे के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। बाकी भाई क्योंकि पैसा मिला नहीं, हमने एक शेयर जब्त कर लिया, अब कंपनी अपने पास अपने शेयर तो रखेगी नहीं, वो इसको करेगी री इशू। तो री इशू कंपनी ने किया कि एक शेयर 100 रुपये का था, कंपनी ने इसको 80 रुपये पर री इशू करा, तो कंपनी ने कहा हमें 40,000 रुपये यहाँ से मिल गए हैं, ठीक। कंपनी ने कहा फॉरफीचर में चले जाएंगे क्योंकि भाई डिस्काउंट हमने 20 रुपये का दे के इन शेयर्स को इश्यू किया, क्योंकि ये डुप्लीकेट मतलब वो दूसरी बार सेल हो रहे हैं, तो 20 रुपये का डिस्काउंट भी दिया, तो हमने 10,000 का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। टू शेयर कैपिटल का मतलब होता है 50,000 पैसा, हम 50,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे रिसीव होने थे, बट रिसीव कितने हुए, सिर्फ 40,000 दोबारा से री इशू करने के लिए। तो अब ध्यान रखिएगा, यही शेयर दोबारा से अगर हमने री इशू करे तो हमें 50,000 पूरे मिल जाते, तो हमारा काम हो जाता है। बट हमें कितने मिले, सिर्फ 40,000 ही मिले, क्योंकि भाई ये शेयर्स पहले से ही इशू हो चुके थे, तो ये दोबारा से री इशू कर रहे हैं, तो भाई कह सकते हैं ना सेकंड हैंड शेयर्स है, तो इसलिए सस्ते में बिके, तो 40,000 में बिक गए। अब कंपनी कहेगी भाई 40,000 में बिके तो हमारा तो नुकसान हो गया, बट कंपनी को याद आया नहीं नुकसान नहीं हुआ है। ऊपर जब हमने इसको फॉरफीचर किया था तो हमें 25,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले थे। ये 25,000 रुपये हमारा हक तो है नहीं, क्योंकि शेयर तो हमें वापस मिल गए। भाई किसी ने हमसे मान लीजिए फ्रिज खरीदी है, उसने हमें कुछ पैसा दिया था, आधा पैसा दिया था, आधा पैसा बाकी था, हमने उसको फ्रिज दी थी, फिर हमने वो फ्रिज जब्त कर ली क्योंकि उसने बाकी का पैसा नहीं दिया, तो उसने जो आधा पैसा दिया था वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना, तो वही एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है 25,000 रुपये, जो कि पहले जब फॉरफीचर किया था तो इन शेयर्स पर मिल चुके थे। हमने कहा 25,000 यहाँ मिल गए थे,
40,000 हमने यहाँ मिल गए री इशू करने पे, टोटल हमें 65,000 रुपये मिल गए, 65,000। बट हमें इन शेयर्स पे एक्चुअल में कितने पैसे रिसीव होने चाहिए थे, तो वो चाहिए थे 50,000 रुपये। तो जो बचा हुआ पैसा 15,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम कैपिटल रिजर्व में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। आई होप ये पोर्शन पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि इशू ऑफ शेयर्स के मैं एक एक पॉइंट को टच कर पाऊँ, बट जितना मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई हैं ये सब आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने प्रो डाटा के थ्रू आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी बता दिया है कि इतने ज़्यादा शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आई तो हम ऐसे करते हैं, किसी में हम फुल अलॉटमेंट देते हैं, किसी में हम प्रो डाटा बेसिस पे देते हैं और किसी में हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सारी टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनके क्वेश्चंस करिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए और पेपर में जाके धमाल मचा दीजिए। ठीक है, आई होप ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहेगा, आगे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का कोई एक एग्जाम्पल लेके हम चलेंगे ताकि हम उससे थोड़ा अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएँ। थैंक यू।